नमस्कार दोस्तों, CSE सक्सेस 100 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी RO ARO का सिलेबस। आज हम लोग इसके अंतर्गत प्री, मेंस और हिंदी के, जो कि प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, उससे संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक सबसे ज़्यादा इफेक्टिबल होगी आपके लिए, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगी। हम लोग आज इसी क्रम में बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आता है और उसके लिए क्या क्या पढ़ा जाए, क्या प्रीवियस ईयर पेपर इसके लिए इफेक्टिबल है या नहीं, मेंस के लिए क्या क्या आता है, और मेंस हिंदी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, इसी से ही हमारी मेरिट भी पूरी डिसाइड होती है। पत्र लेखन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हिंदी का हमारा सेकंड पार्ट है, मेंस का वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज भी इस वीडियो में हम लोग सारी बातों पे, पूरे सिलेबस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट कंप्लीट कराएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और आप लोगों को इसी तरीके से हम लोग यूपी PCS का और भी अदर यूपी SSS से रिलेटेड वीडियो और लेखपाल, इन सब का भी सिलेबस लेकर आएंगे और उनसे रिलेटेड किताबों के लिए बताएंगे कि आखिरकार उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। और ये जो कि हम आज आप लोगों को सिलेबस दिखा रहे हैं, इस सिलेबस को आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यूपी RO ARO का सिलेबस। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे इसकी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलिए, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन और हिंदी दो पेपर होते हैं। सबसे पहले होता है एक समान अध्ययन का और दूसरा जो दूसरा पेपर होता है वो होता है हिंदी का। तो समान अध्ययन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। सबसे पहले जो होता है वो 2 घंटे का, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि हम लोगों का पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें कि जो कि 200 नंबर का होगा। 2 घंटे और 200 नंबर का ये पेपर होगा हम लोगों का। 140 नंबर का जो समान अध्ययन का पेपर होगा हमारा, वो 140 नंबर का होगा, जिसका समय होगा 2 घंटे। इसमें क्वेश्चन संख्या भी आपकी 140 ही रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 10th तक की ही साइंस को पढ़ना है। इसके जो इसमें क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी होती है, जो प्रश्नों का एक प्रारूप होता है, वो सिर्फ 10th तक की ही बुक से दिया जाता है। आपका 11th और 12th की बुक को नहीं टच किया जाता, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक की बुक ही आपको इसके अंतर्गत कारगर होगी। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो इससे आपका सिर्फ और सिर्फ समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं। फिर इसके लिए आप लोगों को घटना चक्र, जैसे कि आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि RO ARO, अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने अभी इस बार ही डिसाइड किया है कि आप लोग RO ARO का पेपर फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, तो आप लोगों को बता दें कि प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इफेक्टिवल होता है। अभी ही 2017 का जो पेपर हुआ, 2016 जो कि रिपीटेड अभी पेपर कराया गया है आयोग द्वारा, उसमें भी बहुत संख्या जो थी प्रश्नों की वो प्रीवियस ईयर से ही रखी गई थी। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस YouTube चैनल में आप लोगों के लिए 2010 से लेकर के 2017 तक प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी एक्सप्लेनेशन सहित लाए जा रहे हैं। ये हम लोगों का प्रोग्राम है, हमारी टीम द्वारा इस चीज़ को निर्धारित किया गया है कि बच्चों को UPSC जो UP PCS की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर या तो खरीदनी पड़ती है बुक, जो कि आजकल बहुत ही एक्सपेंसिव, जो कि आपको 300 से 400 रुपये तक की वो बुक, और हर एरिया में वो बुक कवर नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर आप या तो इलाहाबाद या तो किसी बड़े शहरों में रहते हैं, तभी आप उस बुक का
क्या कहते हैं फ़ायदा उठा पाते हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं या लॉकडाउन की वजह से जो लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए हैं, उनके लिए हम ये लेकर आए हैं जिससे इससे जुड़ी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमसे सजेशन भी मांग सकते हैं, और आप अगर कहेंगे तो उसके लिए हम एक नया वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान की, तो जिसमें सबसे ज़्यादा तो आपका जो क्वेश्चन ऑफ नंबर रहेगा वो प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़ा रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आप लोग यदि सामान्य विज्ञान की 6 to 10 एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका जो साइंस वाला पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के अंतर्गत तो प्राचीन 3 टाइप के इतिहास होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्राचीन इतिहास से और आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इसके लिए आप लोग यूपीपीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये बात बिल्कुल भी सोचने के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, और प्राचीन भारत के लिए राम स्वरूप शर्मा, जो कि हम आप लोगों को, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे हर एक चीज़ का वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पे जो भी हमारा नया वीडियो पड़े वो आपको तुरंत मिल जाए। हम लोग एनसीईआरटी बेस से लेकर के पूरा यूपी पीसीएस की फुल तैयारी कराने जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो भी फ्री में। हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को इसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो हमारा पेमेंट वाला चैनल है वो अलग चल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो कि पे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अब आप लोगों से किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं लेंगे। आप लोगों को यूपीपीसीएस की पूरी फुल तैयारी टेस्ट सीरीज सहित आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में करवाई जाएगी, वो भी फ्री में, और अभ्यास हर हफ्ते हम लोग आपको अभ्यास भी कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत का इतिहास है, तो उसके लिए हम लोगों को एनसीईआरटी इसके लिए भी पढ़नी है, प्राचीन इतिहास के लिए रामस्वरूप शर्मा की, और आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा की। और जो मध्यकालीन भारत है, तो यदि आप लोगों को 11th में मध्यकालीन जो है ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है, तो उससे बेहतर कोई किताब नहीं है आप लोगों के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दीजिए, यूपीएससी दीजिए, या फिर आरओ दीजिए। इसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी 11th ओल्ड बुक, ठीक है, या तो आप इस चीज को नोट करते जाइए, क्योंकि ये पहला ऐसा यूट्यूब का वीडियो है जिसके अंतर्गत आपको एक एक सब्जेक्ट, एक सिलेबस के एक एक पॉइंट से ये बताया जा रहा है कि किस चीज को पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, जो वो आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आंदोलन के अंतर्गत आप लोगों को जो 1857 का जो क्रांति हुई थी, उससे लेकर के 1947 के बीच जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम में कहीं ना कहीं इन पोर्शन को बहुत ज़्यादा टच किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ नंबर इन्हीं से रहते हैं, जो कि आंदोलन का एक पार्ट है, जो कि अब सिलेबस में इसको अलग से ही डिनोट करने लगे हैं कि आंदोलन से आपके क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे। तो हम लोगों का एक वीडियो अभी और भी आने वाला है, जो कि हम लोग सिर्फ उसमें आंदोलन, जो कि 1700 से लेकर के 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे कंप्लीट होंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके अलावा जो आएगा भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इसके लिए आपको ओल्ड पेपर पढ़ने हैं, और घटना चक्र, इसके लिए हम आपको सजेशन देंगे कि आप इसके लिए घटना चक्र और हमारे वीडियो जो आने वाले हैं उनको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत हम लोग घटना चक्र और जितनी भी ऑथेंटिक्स बुक है उनका, जैसे कि परीक्षा वाणी हो गई, घटना चक्र हो गई, इनके क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर का संकलन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को कहीं भी नहीं भटकना पड़े, एक ही जगह सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। तो और करंट अफेयर का हमारा डेली जो है सेशन स्टार्ट हो गया है।
आज से ही। और आप लोग चाहे तो करंट अफेयर की डेली क्लासेस ले सकते हैं। अभी हम लोगों का जो मेन है वो 6 मंथ करंट अफेयर का है, तो 6 मंथ का एक प्लेलिस्ट आप लोगों को अलग से अवेलेबल होगा। आप लोग उस पर जाएं और उसमें जाकर के अपना करंट अफेयर भी कंप्लीट करते चलें, जो कि जुलाई से स्टार्ट होगा। और हमारा RO का एग्जाम अगस्त में है, तो जुलाई 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक हम लोग आपको पूरा करंट कवर कराएंगे। अभी हमारा सेशन जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का चल रहा है। इसके जैसे ही ये खत्म होता है उसके तुरंत बाद हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, जो कि आप लोगों को अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एंड मौके पर हमारे पास रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ रहता है और ये सारी चीजें छूट जाती हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। चलिए, हम लोग सिलेबस की बात कर रहे थे तो आगे बढ़ते हैं। फिर है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कृषि आपके 3 चीजों के अंतर्गत आती है। सबसे पहला इकोनॉमिक्स के, फिर दूसरा पर्यावरण के और फिर तीसरा साइंस के। इन तीनों को मिलाकर के कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कृषि में अर्थव्यवस्था का क्या स्थान है, उससे रिलेटेड जो GDP कृषि का क्या योगदान है, या फिर क्या ग्रोथ रही कृषि में, और ये सारी बजट में कृषि का क्या। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स से। जैसे कि साइंस से रिलेटेड कृषि है कि किस चीज़ के लिए कौन सा रसायन यूज होता है, उसमें सिंचाई के लिए जो कीट लग जाते हैं, या फिर जब उसमें सड़न आ जाती है, या कोई भी बीज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती है तो कौन सा हमारा यूरिया में कौन सा रसायन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कृषि से रिलेटेड, वो साइंस का पार्ट होती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को तैयार करनी है। फिर इसके बाद आता है हम लोगों का जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही आता है। जनसंख्या भारत की, जो कि 2011 की अभी तक पूछी जा रही थी, अभी 2021 की जनगणना होनी है, जो कि कोरोना के कारण अभी इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से चालू कर दी गई है। फिर है पर्यावरण। तो पर्यावरण से आप लोग जानते ही हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, जो कि आपका NCERT पूरी तरीके से कवर करा देता है पर्यावरण का। नगरीकरण, तो ये उसी के अंतर्गत एक पार्ट है। ये जो आप लोग सिलेबस देख रहे हैं, ये यूपी PCS यानी कि लोक सेवा आयोग द्वारा ही ये दिया गया है। इसको हम लोगों ने सरल तरीके से बना करके, ताकि पे आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इसको सरल तरीके से बना करके आप लोगों के सामने पेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है फिर विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। विश्व का भूगोल आएगा, जिसके लिए आप लोगों को घटना चक्र पढ़नी है। विश्व का भूगोल आएगा, इसके लिए भी आप लोगों को परीक्षावाणी और घटना चक्र को ही देखना है। सबसे ज्यादा इसमें पोर्शन जो पूछा जाता है उसको हम बता देते हैं। जो भारत का भूगोल के अंतर्गत पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा पोर्शन है वो है हिमालय से रिलेटेड। हिमालय के पर्वत, झाड़ियाँ, उनके वहाँ होने वाले वृक्ष, वहाँ की जलवायु। और दूसरा जो है वो खनन पार्ट है। इन 2 पार्टों से भारत के भूगोल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विश्व का भूगोल जो है उसके अंतर्गत हमारा महासागर, जलधाराएं, जो पर्वत हैं उनको, और जो पृथ्वी की संरचना, ये 4 पोर्शन जो हैं वो हमारे विश्व के भूगोल से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी जब हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, उससे आप लोगों को ये अंदाज लग जाएगा कि किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे गए। सबसे एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दें कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीवियस ईयर पेपर करने का हमारा एक मेन मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि किस प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी मंशा क्या है, जो हमारा आयोग है उसकी क्या मंशा, वो कैसा क्वेश्चन पूछना चाहती है, ये हमें प्रीवियस ईयर उसे क्लियर कर देता है। यदि हम प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ते हैं तो हम पढ़ते बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में वो चीज़ें नहीं पूछी जाती, जिससे हमारा सिलेक्शन तो नहीं ही होता है, लेकिन हमें समय ज़्यादा लगता है, हमें सफलता भी नहीं मिलती है और हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए पहले हमको
उसकी प्रकृति को समझना चाहिए प्रश्न पेपर की, फिर उसको ये समझना चाहिए कि हमें किस किस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है, किससे क्वेश्चन ऑफ नंबर ज़्यादा आते हैं, हमें सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। ये हम आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाएंगे तब हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे कि आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा फोकस करना है और किस पोर्शन में कम टाइम देना है और किस पोर्शन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। क्योंकि एक किताब जो बनती है उसमें आपका पूरा हर चीज़ कवर कराई जाती है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होती है। इसीलिए सिलेबस को पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा आधुनिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर जो पोर्शन होता है, अब आप जैसे कि आप लोगों ने यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो या नहीं देखा हो तो हम आप लोगों को बता दें कि इसमें 20 से 25 यानी कि 140 में 25 से 30, 20 से 25 में 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर से ही आता है। तो अब आप ये बात बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर में आप जो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी उस करंट अफेयर के अंतर्गत आपको क्या ऐसा पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम को क्रैक कराए, ना कि आपको एक नॉलेज का भंडार रखना है। अभी वो समय नहीं है, वो समय भी आएगा कि जब आपको लगेगा कि आपके पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तब आप लोग वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को क्या फोकस करना है, जो हमारे एग्जाम में आ रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी करंट अफेयर को पढ़ना है। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि 6 मंथ का करंट अफेयर आज से हमारे यूट्यूब चैनल में स्टार्ट हो गया है। आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता। सामान्य बौद्धिक क्षमता मीन्स रीजनिंग। आपको इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आएगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा। अब हमें उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सिलेबस है, उत्तर प्रदेश आरओ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब की बार जो 2016 में हमको देखने को मिला उसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 20 से 25 थी। ठीक है, यदि आपने 25 से 30 क्वेश्चन करंट के तैयार कर लिए और 20 से 30 क्वेश्चन आपने उत्तर प्रदेश से कवर कर लिए तो 50% तो आपका सिलेक्शन हो ही गया, मान के चलिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या पूछा जाता है अब हम लोग ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उसकी शिक्षा, उसकी संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उसका क्या है, उसका सामाजिक प्रथाएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश का रहन सहन क्या है, यहाँ का कृषि उद्योग क्या है, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की संस्कृति। शिक्षा के अंतर्गत जो भी योजनाएं सरकार चला रही है वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और भी जो कि अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो इससे काफ़ी चांस है कि अभी भी पिछली बार इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन अब ये चांस है कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और इधर की संस्कृति कैसी है, यहाँ पे कितनी तरीके की जातियाँ रहती हैं, यहाँ पे कितने कितने तरीके के लोग, जैसे कि आप उसमें जान सकते हैं, जैसे यहाँ पे किस तरीके का नृत्य होता है, किस तरीके की क्या कहते हैं पूजा पाठ, हर चीज़ इसके अंतर्गत आप लोगों को बताई जाएगी। उसकी कृषि, यहाँ पे किस चीज़ की उपज होती है, क्या है, मिट्टी किस तरीके की पाई जाती है, और कहाँ किस उत्तर प्रदेश में पूरब में क्या होता है, पश्चिम में क्या होता है, ये इस चीज़ में किस चीज़ की कृषि की उपज क्या है, कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है। इधर के उद्योगों के बारे में, कहाँ पर सोना ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ लोहा पाया जाता है, कहाँ पे मतलब कहने का किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल कहाँ पे पाया जाता है, पीतल की जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं, माचिस उद्योग कहाँ पे है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये व्यापार और उद्योग से संबंधित बात हो गई। यहाँ का रहन सहन कैसा है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हिंदी की बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा, अभी ये हम लोगों ने बात की थी वो जीएस से रिलेटेड थी। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी से संबंधित। तो समान हिंदी के अंतर्गत हमारा क्या क्या आएगा, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेंगे कि जो समान हिंदी का पेपर होता है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है, जो कि आपका 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक होता है। जो पहला जो समान अध्ययन का पेपर था वो 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होता है। इसके बाद आप लोगों को रेस्ट करने के लिए, लंच करने के लिए बीच में टाइम दिया जाता है, और उसके बाद 1:30 बजे से 2:30 बजे तक आपका 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आपका
हिंदी का पेपर होता है, जिसका पूर्णांक 60 नंबर का होता है, यानी कि जिसका नंबर, जो क्वेश्चन की संख्या होती है, इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा जो हिंदी मीडियम के होंगे। तो इसके अंतर्गत अब क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा विलोम शब्द। इसके अंतर्गत 6 पोर्शन आते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा कि सिलेबस क्या है, अब हम आप लोगों को सिलेबस के महत्व को बताते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस पढ़ना क्यों जरूरी है। हिंदी में आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे कि हम लोग संधि विच्छेद पढ़ते हैं, तद्भव तत्सम पढ़ते हैं, विशेषण विशेष पढ़ते हैं, संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी में पढ़ी जाती हैं, जैसे कि छंद हो गया, रस, अलंकार। अब किस एग्जाम के अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है, आपने कहा हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उन 60 क्वेश्चन में किस किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने वहां संधि विच्छेद तैयार कर लिए, आपने क्या कहते हैं छंद अलंकार और रस तैयार कर लिए, तो क्या होगा, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक भी आने ही नहीं है। इन्होंने अपना सिलेबस अलग दिया हुआ है कि वो हिंदी में क्या पूछेगा, इसलिए सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि पे हम फिजूल की चीजें ना पढ़े। सब लोग सोचते हैं हिंदी हिंदी मतलब सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप एक बार सिलेबस उठाइए, सिलेबस को पढ़िए और सिलेबस देखिए कि उसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाए। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, उसको बार बार रिवीजन कर पाएंगे। और 60, ये मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो 60 में से 60 क्वेश्चन हिंदी के सही करके आते हैं, तो उनमें से एक आपको भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि हमको कितना पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, बस उतने में आपको समय भी बचेगा, रिवीजन भी होगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो लोक सेवा आयोग है वो हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पूछता है आरओ के एग्जाम में। सबसे पहले वो पूछता है विलोम शब्द। 10 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से आएंगे। ये एकदम 100% है, जितना जितना संख्या हम क्वेश्चन की बता रहे हैं यही संख्या रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 6 पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है और हर पोर्शन के 10 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा पोर्शन इसका है वाक्य एवं वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तीसरा है अनेक शब्दों में एक शब्द। चौथा है तद्भव तत्सम। 5वां है विशेषण और विशेष। हमारा वीडियो एक आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में विशेषण विशेष का बहुत बेहतरीन वीडियो बनाकर हम लोगों ने पेश किया था, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है, इसके क्या अंतर होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम विशेषण विशेष पे एक जरूर वीडियो बनाइए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। और जो हमारा आखिरी और छठा पोर्शन है, आई मीन 6th पोर्शन है, वो है पर्यायवाची। तो ये सिर्फ 6 पोर्शन से 16 क्वेश्चन ही आरओ में पूछा जाता है। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको सिलेबस देखते रहना है बीच बीच में, ताकि पे आप सिलेबस से आगे कहीं भी नहीं भटकें। इससे आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग मुख्य परीक्षा की तरफ। ये हो गई थी प्रारंभिक परीक्षा की बात। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो समान अध्ययन आएगा। समान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे मुख्य परीक्षा में, ठीक है, जो कि 2 घंटे का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे उसके अंतर्गत। तो जितने भी हमने आप लोगों को प्री के लिए बताए हैं वही सारे पोर्शन इसमें भी रहेंगे। समान विज्ञान, इतिहास, आंदोलन, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, सारे वही चीज, सारे टॉपिक है, वही किताबें आप लोगों को इसके लिए पढ़नी है। बस अंतर कितना है, उसमें थोड़ा जो प्री के क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा लो होता है, लेकिन जो मेंस का क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल थोड़ा हाई होता है। बस सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी पढ़ना आपको बिल्कुल सेम वैसे ही है। जो आपको प्री के लिए जीएस में पढ़ना है वही आपको मेंस के लिए भी जीएस में पढ़ना है। इसमें सबसे ज्यादा मेंस में जो इफेक्ट डालता है वो है हिंदी। हिंदी का पोर्शन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम बता दें आपको कि हिंदी का जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होता है और ये 120 नंबर का होता है। 2.5 घंटे के पेपर के अंतर्गत 120 नंबर, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले एक गद्यांश दिया होगा। गद्यांश मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे, पैराग्राफ जो होता है एक,
कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आप लोगों को उसका शीर्षक बताना होगा, उसका सारांश बताना होगा, और उसमें जो कुछ ऐसे होते हैं जो पैसेज दिए होते हैं जिसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है, और ये पूछा जाता है कि इस अंडरलाइन का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस पैसेज के अंतर्गत बतानी होंगी। कौन कौन सी? उसका शीर्षक, उसका सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो एक पैसेज के अंतर्गत एक कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा जाता है उसके अंतर्गत आप लोगों को इनके आंसर के जवाब, इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। अब जो है सेकंड पार्ट के अंतर्गत सरकारी पत्र का सारणी रूप देना होता है, यानी कि ट्रिब्यूनल फॉर्म के रूप में इसका सार लिखना होता है। इसकी हमारी बहुत जल्दी एक किताब भी आने वाली है हिंदी से रिलेटेड, जो कि अभी मार्केट में आपको कोई भी ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ आरओ के लिए ही पत्र लेखन की पूरी तैयारी कराएं। हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ये किताब भी लेकर आने वाले हैं। मार्च तक आप लोगों को ये PDF में अवेलेबल हो जाएगी। जिनको चाहिए हो वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के हमसे बात कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पत्र लेखन की बुक सिर्फ और सिर्फ BEO और RO के लिए हम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि अब मार्केट में बहुत ढूंढी, जब हम भी एग्ज़ाम दिया करते थे तो हमने भी इस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहे कि हमको कोई पत्र लेखन की अच्छी सी बुक मिल जाए, पर जो भी मिलती थी उसमें पेज ऑफ संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, नंबर ऑफ पेज, और चीज़ें बहुत ही एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा था जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। इसलिए तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से पत्र पूछे जाते हैं। तीसरा है पत्राचार के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र पूछा जाता है। ये सारे हमारी बुक में अलग अलग दिए रहेंगे। सारे पोर्शन आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चौथा जो है उसमें है आप लोगों का जो पूछा जाता है विज्ञप्ति, उसके अंतर्गत ये जो है वो पत्राचार के ही अंतर्गत आएगा। विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रलेखन और अनुस्मारक। तो सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा गया है वो अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। बार बार जो रिपीट हुए हैं वो इस पे हुए हैं। और फिर परिभाषित शब्दावली आएगी इसके बाद आपकी। उसी ही जो 120 नंबर का जो पेपर होगा आपका, उसके अंतर्गत पत्र लेखन आएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा और एक परिभाषिक शब्दावली, जो कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं अब आप लोग RO देने जा रहे हैं, आप लोग एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत आप लोगों को जो भी सरकारी शब्दावली है उसका यूज़ करना आना चाहिए, उसके अर्थ पता होने चाहिए। इसलिए आपको इसका पेपर लिया जाता है कि आप लोग उसको अच्छे से उसका अध्ययन करके आएँ। तो उसमें अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और उसके ही अंतर्गत आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी ऐड होंगी, जो कि एक प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली के अंतर्गत ही आती हैं। फिर पांचवा पोर्शन जो होगा आपका वो होगा कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो कि आपको 100 से 150 के शब्दों में इसके आंसर देने होते हैं। तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर की भी एक बुक है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। अब इसमें व्याकरण, जो कि हिंदी में, अब ये जो 60 नंबर का जो आधे घंटे का, इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें ये 60 नहीं 30 नंबर का ये पूर्णांक होता है। इसमें पूर्णांक 60 का होता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ नंबर 30 होते हैं। पूर्णांक इसका यानी कि जो नंबर होते हैं वो 60 ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं आपके व्याकरण के अंतर्गत, जिसमें आपको विलोम शब्द, वाक्य शुद्धनी, जो कि आपके प्री की हिंदी के लिए आपने तैयार किए थे, वही आपके मेंस में भी काम आएंगे और वही चीज़ें आपकी मेंस में ही पूछी जाती हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। फिर एक पेपर होता है आपका हिंदी का, हिंदी निबंध, जो कि 3 घंटे का पेपर होता है आपका, 120 नंबर का। 3 घंटे का 120 नंबर का आपका हिंदी निबंध का पेपर होता है। हिंदी, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स के अंतर्गत निबंध पूछे जाते हैं, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र जो होगा, क्या कहते हैं, जो निबंध का एक प्रश्न पत्र होगा आपका, उसके अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का, खा और गा,
चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। आपको निबंध के अंतर्गत कितने निबंध लिखने होंगे? 3, जिसका आपको समय सीमा कितनी मिल रही है? 3 घंटे, यानी कि 1 घंटे में एक निबंध आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इनकी जो शब्द सीमा रहेगी वो रहेगी 600 शब्द। कहने का मतलब कि 600 शब्द का निबंध आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। इतनी आप लोगों को निबंध की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से निबंध आएंगे? साहित्य जो खंड का है, यानी कि जो भाग 1 है, उसके अंतर्गत आपका आएगा साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इन 3 पोर्शन से आपको निबंध दिए जाएंगे। फिर है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत आपका आएगा विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी से, आर्थिकी क्षेत्र से, कृषि एवं व्यापार से। भाग 1 के अंतर्गत उन 3 पोर्शन में से आपका जो भी पोर्शन मजबूत हो उससे आप निबंध लिख सकते हैं। भाग 2 के अंतर्गत या तो आप विज्ञान प्रौद्योगिकी पे लिख सकते हैं, आपकी अगर आर्थिकी क्षेत्र मजबूत है आप उस पर लिख सकते हैं, या आपकी कृषि एवं व्यापार से जो रिलेटेड टॉपिक होगा आप उस पर भी निबंध लिख सकते हैं, यदि आप उस पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो। और थर्ड पार्ट जो होगा हमारा, भाग 3 जो होगा, उसके अंतर्गत आएगा एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड एक आपका निबंध आएगा। ज़्यादातर लोग बाग इसी पे लेख लिखना पसंद करते हैं क्योंकि वो इससे जुड़े होते हैं। आप वो ऐसे ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पसंद करते हैं जो कि एक अच्छा डिस्क्रिप्शन आप उन लोगों को न्यूज़ करंट अफेयर्स के बारे में बता सके, जिससे वो अपनी लेखन शब्दावली को बहुत बेहतर तरीके से सुधार सकें। और सेकंड पार्ट होगा इसमें प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड, यानी कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड एक पार्ट आएगा। यदि आपकी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, आपने पढ़ा है, आपकी उस पर अच्छी पकड़ है, तो आप इस पर भी एक निबंध लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इनमें से किसी से भी आपको वो निबंध का एक टॉपिक दे सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट होगा वो राष्ट्रीय विकास योजनाओं से। एक तरीके से आप ये मानकर चलिए कि जो भाग 3 है वो तीनों पोर्शन आपके करंट अफेयर को टच करते हुए ही आएंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक निबंध लिखना होगा। अच्छा दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों को लगता हो कि आप लोगों को ROARO के सिलेबस से संबंधित हर तरीके की जानकारी मिल गई है और इस बार भी सिलेबस में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसमें माइनस मार्किंग होगी 1/3 की, इसलिए आप लोगों को प्रश्न जो है वो बहुत सावधानी से करने हैं। ये पाठ्यक्रम का जो PDF है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट में वीडियो में आपको बताया था कि जो पाठ्यक्रम का PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस है वो भी कराई जाती है। ROARO से रिलेटेड हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलती है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।